बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे हाँ और ना के बीच में। अब सरकार ने फैसला लिया कि 84 घंटों के लिए अब जम्मू कश्मीर के 11 अजला में अब मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा और आज शाम 7 बजे से ये नाफिजुल अमल रहेगा। अब लॉकडाउन में किन को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन श्रीनगर या आईजीपी कश्मीर ने जो पुलिस को कहा है कि जो एसेंशियल सर्विस है उनको अलाउ किया जाएगा और उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको कर्फ्यू पास तस्वर किया जाएगा, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, मीडिया है, बाकी लोग हैं। और लोगों से कहा गया है कि वो 84 घंटों के लिए अपने घरों में ही बैठे, वो बाजारों का रुख ना करे, वो घरों से ज़्यादा बाहर ना आए, क्योंकि सूरत हाल जो कोविड-19 के हवाले से बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक और ख़तरनाक बनती दिखाई दे रही है। इस वजह से सरकार ने फैसला लिया कि 84 घंटों का यहाँ पे जो है लॉकडाउन नाफिजुल अमल किया जाएगा। चलिए, सरकार ने फैसला लिया 84 घंटों का यहाँ पे अब लॉकडाउन किया जाएगा और पूरी तरह लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों से बाहर ना आए। क्या कुछ हासिल हो सकता है लॉकडाउन का? क्या मुकर्ररा वक्त पे ये लॉकडाउन यहाँ पे नाफिजुल अमल किया गया है? क्योंकि इससे पहले भी अगर हम सोशल मीडिया पे बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था जहाँ पे लोग कह रहे थे कि सरकार को अब लॉकडाउन करना चाहिए। क्या कुछ हासिल हो सकता है? पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बराह रास्त इसी मामले पे जुड़े। हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 84 घंटों का लॉकडाउन, जुम्मा और इतवार को लेकर ये लॉकडाउन है। क्या कुछ हासिल हो सकता है इस लॉकडाउन से? क्या मस्बत मामला कम हो सकते हैं या जो जिस तरह सिचुएशन बनी हुई है ये थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ सकती है सिचुएशन? बिल्कुल रूफ, क्योंकि सरकार का जो इनिशिएटिव है इससे पहले भी उन्होंने अलग अलग तरह के तरीके अपनाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्शली मार्केट जो है वो बंद रहेगा और ट्रांसपोर्टर्स को लेकर भी उन्होंने कहा था कि 50% ही उसमें जो है सवारियां रहेंगी। लेकिन उसकी वायलेशन लोगों ने की है और वो जब कामयाब नहीं हुआ तो उसके बाद सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो लॉकडाउन लगाए। और लॉकडाउन लगाने का मतलब ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर आप कोविड पर काबू पाएँ, बल्कि सरकार चाहती है कि एक ब्रीदिंग पीरियड जो है वो उन्हें मिले। कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, 3000 से ज़ायद रोज़ाना केसेस का आना एक सरकार के लिए चैलेंज बन चुका है, क्योंकि सरकार इसको क्या कोप अप कर पाएगी, सरकार के पास क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो ऐसे पेशेंट्स को फिर एकोमोडेट कर पाएगी। तो एक लहर जिस तरह से बढ़ रही है उस पर काबू पाने के लिए सरकार ने इस तरह का जो अमल किया है और फ़ौरन से पेशतर उन्होंने जब उन्हें देखा कि 2 दिनों में लगातार 3000 से ज़ायद केसेस आ रहे हैं तो इसमें ही सरकार ने मुनासिब समझा कि अगर इसको टैकल करना है तो यहीं पर करना होगा, ताकि सरकार को एक ब्रीदिंग पीरियड मिल जाए, केसेस कम हो जाए, कांटेक्ट कम हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं आगे की जो सिचुएशन है उसको डील करने में सरकार को ताउन मिल सके और मदद मिल सके। नहीं हिलाल, क्या 84 घंटे काफ़ी है लॉकडाउन के लिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जैसे हम ट्रेंड की बात करें कि इसको बढ़ाना चाहिए, 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए बढ़ाना चाहिए, जिस सूरत हाल जो है वो पूरी तरह सामने आ सकती है। अब 84 घंटे के लिए क्या काफ़ी आप मानते हैं लॉकडाउन है? मुझे लगता है कि सरकार पहले रुझान देखना चाहती है, क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है उसका लोग रेस्पॉन्स पॉजिटिवली करेंगे। और आपने खुद भी ये इस चीज़ का इजहार किया है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। और अब एक्सपर्ट्स की भी यही राय आई है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि बाज़ारों में हमने देखा कि भीड़ जमा होती थी, ट्रांसपोर्टर्स जो है वहाँ पर एक वसीला बन रहा था वो कोविड के फैलाव के हवाले से। तो इस रुझान को देखते हुए सरकार ने फिलहाल जो कुछ दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया, हतमी ये भी हो सकता है कि सरकार इस लॉकडाउन को एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले सरकार देखेगी कि इन 2-3 दिन में रिजल्ट क्या आता है, रुझान क्या रहता है, और इन्हीं रुझानात को मद्देनजर रखते हुए सरकार जो है वो हतमी फैसला आने वाले हफ्ते के हवाले से ले सकती है। हिलाल, मैं आखिर में जानना चाहूँगा, अब जो रुझान है काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जो है अब काफ़ी तादाद में मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ की इबादत गाहों की अगर हम बात करें, मसाजिद की बात करें या खानकाहों की बात करें, तो कहीं ना कहीं अब इंतज़ामिया ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने यह भी फैसला लिया है कि मसाजिदों में अब ज़्यादा नमाज नहीं होगी, क्योंकि अब 2 जुमा है अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक के, तो इस हवाले से कई मसाजिदों में अब जुमा की नमाज भी नहीं होगी, इमाम बारगाहों में अब जुमा की नमाज नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं लोग भी अब चाहते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, वो अपने आप को महफूज करने के लिए जो इकदाम या SOPs की बात कही जा रही है उनका ख्याल खुद करे, ताकि वो
देखिए मसाजिद में अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि खामोशी रहती है और वहाँ पर इंसान बड़ा हाइजेनिक होकर मस्जिद में चला जाता है, लेकिन एक क्राउड वहाँ पर जमा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब हम सफ़े बांधते हैं तो वहाँ पर कांटेक्ट जो है वो बहुत क्लोज रहता है। हालांकि बेशतर मसाजिद के अंदर चाहे शहरी श्रीनगर हो या वादी कश्मीर हो, यहाँ पर हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखा गया था, लेकिन सरकार के सामने ये चीज़ जो है ज़ेर नज़र है कि उन्हें इस चीज़ का यकीन है कि किस तरह से क्राउड बढ़ रहा है और जुमा के पेश नज़र ज़्यादा ही लोग जो है मसाजिद का रुख करते हैं। इज्तिमाई जो इबादतें होती हैं तो उसमें खदशात है सरकार को कि ये एक चेन बन सकती है, एक ज़रिया बन सकता है, एक वजह बन सकती है, जिसके पेश नज़र कल से ही या आज से ही सरकार ने जो लॉकडाउन करने का ऐलान किया, ताकि कम अज़ कम हाज़िरी जो है मसाजिद के अंदर भी रहे। हालांकि मुख्तलिफ मुफ्तियान कश्मीर और पूरे बरसगीर के मुफ्तियान ने इस हवाले से अपने फतवात भी जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि घरों के अंदर भी नमाज़ें अदा की जा सकती है इस पेंडेमिक में। और इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने भी अपनी ज़िम्मेदारी संभालते हुए लॉकडाउन का ही ऐलान किया, ताकि कम अज़ कम कॉन्टैक्ट लोगों के दरमियान रहे। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे और बात हो रही थी जो लॉकडाउन के हवाले से। अब लॉकडाउन से क्या कुछ हासिल हो सकता है? सरकार ट्रायल बुनियाद पे अभी 84 घंटे का लॉकडाउन कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मामला है कि कैसे लोगों को कोविड-19 के कहर से बचाया जाए। नाज़रीन, मस्बत मामलात की बात करें तो मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मस्बत मामलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और साथ ही जो अमवात हैं उनमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में बेड कैपेसिटी को लेकर या ऑक्सीजन को लेकर या बाकी मामलात को लेकर अब कहीं ना कहीं बातें हो रही है। और ख़ासकर जहाँ सरकार वैक्सीनेशन के हवाले से बड़े चर्चे कर रही है और पब्लिसिटी कर रही है, वही मुख्तलिफ इलाकों से ये भी खबरें आ रही है कि वैक्सीनेशन नायाब है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी सनम एजाज। कल 3.5 लाख से ऊपर के पॉजिटिव केस कश्मीर में, 3000 से ऊपर। कल मुल्क में बड़ी तादाद में अमवात, कश्मीर में भी 2 दर्जन से ज़ायद अमवात। ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त कोविड के हवाले से जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। और इसी सूरत हाल के बीच में सरकार ने बताया कि कोविड का इलाज अगर ना सही लेकिन वैक्सीन किसी हद तक ये मामला कम कर सकता है। लेकिन ये आखिर वैक्सीन है कहाँ? किसी भी सरकारी अस्पताल में अब वैक्सीन न कल मिल रहा था न आज मिल रहा है। आज दिन भर कई जगहों पे लंबी लंबी कतारें देखी गई, लेकिन वैक्सीन नदारद। बताया जाता है कि वैक्सीन बाहर से आएगा और ये वैक्सीन कब आएगा इसके हवाले से भी सरकार के इदारे खामोश हैं। इंतज़ार की घड़ियां हैं और इन इंतज़ार की घड़ियों में राहत की सांस जहां वैक्सीन से, वहीं दूसरे इदारे या दूसरे मामलात में भी सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पे पहुंची हुई है। रिमडेसिविर गायब है और रिमडेसिविर के साथ साथ कोविड की दूसरी दवाइयां भी बाजार से नदारद हैं। बताया जाता है कि सरकार का प्रपोजल ही नहीं गया था और प्रपोजल के साथ साथ अब जहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो महसूस की जा रही है, वहीं सरकारी इदारों में बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनकी शॉर्टेज क्या, जिनको हर तरह से गायब ही देखा जाता है। साफ जाहिर है इस वक्त वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से कई जगहों पर लंबी लंबी कतारें तो देखी गई, लेकिन निराश होकर उन्हें लौटना ही पड़ा। सरकार को इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरत है और जिंदगी और मौत का भी सवाल है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने या आरटीओ कश्मीर ने एक फैसला लिया था, जो भी गाड़ी जम्मू कश्मीर से बाहर यहाँ से आती है और यहाँ सड़कों पे रवां दवा रहती है, उनको री रजिस्टर करना बड़ा ज़रूरी है। और ये फैसला जो है सरकार ने लिया था, उसके बाद ये मामला कई रोज़ तक काफ़ी सरगर्म रहा और फिर मामला जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आज फैसला लिया है और ये जो फैसला सरकार ने लिया था इसको कलअदम कर दिया, इसको मनसूख कर दिया। सरकार हाई कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी गाड़ी को दोबारा री रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्ट जो इस केस की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने इस केस के हवाले से क्या कहा है, क्योंकि आज एक बड़ा फैसला आया है, काफी लोगों को राहत भी मिली है इस हाई कोर्ट के इस फैसले से। एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्ट का इस हवाले से क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। आज हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक अहम और तवारीखी और लैंडमार्क फैसला सुनाया, क्योंकि हमने जो चैलेंज किया ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आरटीओ ने सर्कुलर इशू किया था, जारी किया था, जिसमें बोला गया था कि जो नॉन जम्मू एंड कश्मीर
नंबर रजिस्टर्ड जो व्हीकल्स है उनको सीज़ किया गया था, उनको बोला गया था आपके लिए मैंडेटरी है यहाँ रजिस्ट्रेशन करना। उसमें हमने रीट पिटीशन दायर की थी। फाइनली उसमें फास्ट ट्रैक बुनियाद पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी और लास्ट हेयरिंग में कमिश्नर ट्रांसपोर्ट भी आए थे, एडवोकेट जनरल और RTO कश्मीर भी। लेकिन आज उसमें कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए RTO के उस सर्कुलर को, उस आर्डर को काश किया, कालादम करार दिया, काश किया, गैर कानूनी माना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये भी कोर्ट ने बोला कि अगर अब किसी बंदे को रजिस्ट्रेशन करनी भी होगी, अगर करना भी चाहेगा, अगर उसको 12 महीनों से ज़्यादा गाड़ी यहाँ रखनी है, तब जाके उसको कोई टैक्स नहीं होगा, डबल टैक्स नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इस केस की जो सुनवाई पहले 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख को और 22 तारीख को फास्ट ट्रैक बुनियाद पर चली और हमने भी बहुत कोशिश की, मीडिया ने भी इसमें बहुत कुछ सपोर्ट किया। तो फाइनली कोर्ट ने आज तवारीख फैसला सुनाया और ये एक लैंडमार्क जजमेंट बनी पूरी मुल्क के लिए। जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है, उन गाड़ियों को बाद में छोड़ा गया था क्योंकि 7 अप्रैल को एडवोकेट जनरल की मौजूदगी में इसमें स्टे आया था, जिसमें एडवोकेट जनरल ने बोला था हम नहीं गाड़ियों को सीज करेंगे। लेकिन अब जब ऑर्डर ही नहीं रहा, सर्कुलर ही नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली दे आर लायबल टू बी लेफ्ट। सो इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई गाड़ी किसी और क्राइम में मुलतवी है, किसी और क्राइम में अदर देन दिस सर्कुलर, तो उसको तो अलाइड एनफोर्सिंग एजेंसीज का जुरिडिक्शन है, तब वो उनको सीज कर सकते हैं। तो कोर्ट ने ये क्लियर करके दिया, ऑर्डर को काश किया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप चाहते हैं, उसमें कंडीशन है, फिर आपको प्रूव करना है कि 12 महीनों से ज़्यादा मुझे इधर इसको रखना है, तब जाके आपको कर सकते हैं, नंबर यहाँ का ले सकते हैं और तब जाके आपको फिर ये टैक्स नहीं होगा। हम तो इतना बोल सकते हैं, हमने जब ये सर्कुलर देखा था, मैं पर्सनली बोलूँगा, तो हमने लीगल एक्सपर्ट से बात करते हुए उनसे बात की और फिर इमिडिएटली हमने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो कारण जहाँ तक बात है, जब वो कोर्ट में आए, RTO साहब इसमें खुद आए, एडवोकेट जनरल आए, डिप्टी एडवोकेट जनरल, कमिश्नर, उन्होंने इसको अपने हिसाब से डिफेंड किया था कि नहीं जी, हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और चीज़ें हैं, लेकिन बाकी जो और कुछ कारण है वो वही बताएंगे। लेकिन कोर्ट में जो उन्होंने काउंटर एफिडेविट सबमिट किया था, उसमें इसकी लीगल वैलिडिटी वो डिफेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कोर्ट ने फाइनली कानून की सूरत में, कानून के फेवर में फैसला सुनाया, जो आज एक तवारीखी फैसला है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मुख्तलिफ अजला में कोविड-19 से बचने के लिए, वहाँ के लोगों को महफूज रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया काम कर रही है। और इसी तरह ज़िला अनंतनाग में भी एक तो लोगों को कोविड-19 से महफूज रखने के लिए और तैयारियों के हवाले से डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग ने हमारे साथी फ़िदा हुसैन के साथ बात की। किस तरह तैयारियां चल रही है ज़िले में, क्या अगर ज़्यादा मस्बत मामला सामने आ सकते हैं तो उस हवाले से इंतज़ामिया ने किस तरह की तैयारी की है, उन पूरे मामला पे बात की डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग ने। देखिए, GMC अनंतनाग में हमारे इस वक्त एक पुराना 350 MPL का ऑक्सीजन प्लांट जारी था। 1000 का प्लांट पिछले दिनों लगा और 2 प्लांट 1-1000 के आ रहे हैं। ट्रामा अस्पताल में हमें कल या परसों 1000 MPL पर लीटर का ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। तो हमने ट्रामा अस्पताल बिजगारा, PIC आखुरा और GMC अनंतनाग में 70 बेड जो हॉस्पिटल बेड्स रखे हैं जो ऑक्सीजन पेशेंट के लिए। हमारे इस वक्त 247 बेड्स अवेलेबल हैं जहां हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल इसके लिए ट्रामा हॉस्पिटल बिजगारा, NTPC आखुरा और GMC अनंतनाग के 70 बेड्स। लोगों से यही दरख्वास्त है कि पॉजिटिव केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये सेकंड वेव है, पहली वेव से बिल्कुल डिफरेंट है। आप SOPs फॉलो करें। बेहतर है कि आप घरों में रहें, बगैर ज़रूरी घर से बाहर मत आ जाएं। अगर आना पड़े तो मास्क इस्तेमाल करें, फिजिकल डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस रखें और अपनी सफाई, हैंड हाइजीन बिल्कुल मेंटेन रखें। गैदरिंग इसमें न बैठें, अलग अलग दूर दूर रहें। इधर बात करें जुनूबी कश्मीर के त्राल इलाके से, वहां पे आज पुलिस पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया था। पुलिस स्टेशन त्राल में ये दरबार बुलाया गया था, जहां पे पुलिस अफसरान के साथ साथ मस्जिद के आइमा, सिविल सोसाइटी के लोग और ट्रेडर्स ने शमूलियत की। इस प्रोग्राम का मकसद था, इस दरबार का मकसद था लोगों को कोविड-19 से महफूज रखना है। और जो आज शाम से जो लॉकडाउन इनेकाद हो रहा है, इस हवाले से पुलिस अफसरान ने सिविल सोसाइटी के लोगों से, ट्रेडर्स से कहा कि वो ताउन दे एडमिनिस्ट्रेशन को इस लॉकडाउन के हवाले से और लोगों से अपील करे कि वो अपने घरों में ही बैठे। कल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर हमें मिला, उसमें नेक्स्ट जो कल शाम से
इनफैक्ट आज शाम से 84 आवर्स 3 दिन के लिए कंटिन्यूस लॉकडाउन रहेगा इन यूटी कश्मीर। तो हमने ये पुलिस पब्लिक मीटिंग इसीलिए की, हमने मौलवी साहिबान को लाया, हमने ट्रेडर्स फेडरेशन को लाया, हमने ज़्यादा शहरियों को लाया, हमने सिविल सोसाइटी को लाया, ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है उनको लाया, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि कल से जो लॉकडाउन है उसके भी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रोटोकॉल्स है, वो आप फॉलो करो, वो आप प्रोपिगेट करो, लोगों को बता दो कि ये जो रूल्स रेगुलेशन है ये आप अच्छी तरह से फॉलो करो। खासकर मौलवी हजरात को हमने इसीलिए बुलाया था आज कि वो मस्जिदों में भीड़ ना करें, लोगों को बता दें कि आपको घर में ही नमाज़ पढ़े तो ठीक रहेगा। मैसेज यही रहेगी कि एक तो मास्क लगाए करो जहां आपको इंडोर आउटडोर जो भी है मूवमेंट करनी हो, दूसरा सैनिटाइज़र का यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग जो 1 गज़ की 2 गज़ की दूरी या 6 मीटर की दूरी जो हम बताते हैं वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ये यूज़ करो हर जगह, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो। और सबसे ये कि आजकल वैक्सीनेशन भी होती है, +45 जो एज के हैं वो अपने आप को रजिस्टर करें वैक्सीनेशन के लिए। और जहाँ पे अगर कोई कंटेनमेंट जोन है तो उसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से फॉलो करें। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन में जो नस्ब किया गया सोलर सिस्टम है वो काफ़ी टाइम से ख़राब है। अगरचे लोगों को वहाँ पे मुश्किलात भी हो रही है क्योंकि अगर वहाँ बिजली नहीं रहती है तो लोगों को ना एक्सरे ना बाकी टेस्ट किए जाते हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया के पास लोगों ने भी मामला लिया और जो कंसर्न मुलाजिम हैं इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी हायर अथॉरिटी से ये इस मामले के हवाले से बात की, मगर आज तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है ट्रॉमा अस्पताल पटन में। यहाँ पटन ट्रॉमा हॉस्पिटल में एज इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास सोलर प्लांट है 20 kV का है, वो टोटल डिफेंड है, वो नहीं चल रहा है। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब रात को पावर जाती है, 1 मिनट के लिए भी पूरा हॉस्पिटल शट डाउन होता है। लोग ज़बरदस्ती करते हैं। फिर ये क्या हुआ, क्योंकि जब तक हम जनरेटर चलाएंगे इसमें 5-7 मिनट तो लगते ही है। हमें हमारे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोलर का। पहले आया था ये पुराने हॉस्पिटल में बैटरियाँ पड़ी वहाँ थी, फिर यहाँ लगाया उन्होंने, 1 साल कम से कम चला होगा, फिर फॉल्ट हो गया, नहीं चला। कि हमने ऑलरेडी उनको लेटर भी लिखे है, अपने डिपार्टमेंट को भी लिखे है, जकाड़ा एक कंपनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, उनको भी हमने लिख दिया है। फिर उन्होंने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जब तक हम जनरेटर चलाएंगे तब तक काफ़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ हॉस्पिटल में। अगर हॉस्पिटल 24/7 चलाना है तो पावर ज़रूरी है इसमें है, क्योंकि कोविड में भी पावर की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इससे इसका एक ही नतीजा है कि सोलर प्लांट हमें चाहिए और चलना चाहिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जिला बडगाम के हवाले से। तो ईंट भट्टों की तादाद जिला बडगाम में दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को एनओसी प्रोवाइड कर रही है? क्या इनको इजाज़त दी जाती है आप ईंट भट्टे कायम करें? क्योंकि बडगाम की अगर हम बात करें, अब बडगाम जो है वो भटगाम के नाम से जाना जाता है। हर एक तरफ से वहाँ पे ईंट भट्टे लगाए गए हैं। अब कई ऐसे ईंट भट्टे हैं जो शायद सरकार की इजाज़त के बगैर भी लगाए जाते हैं। और आज जो इंतज़ामिया मुतहरिक हुई, उन्होंने आज पारिस आबाद बडगाम में एक ईंट भट्टे को मुनहदिम किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि इसके खिलाफ लोगों ने शिकायत की थी कि ना इसको कोई एनओसी प्रोवाइड की गई थी, उन्होंने बिना इजाज़त के इस ईंट भट्टे को कायम किया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर खुद वहाँ पे गए थे जब इस ईंट भट्टे को आज मुनहदिम किया गया था। तफसीलात के साथ हमारे साथी अशरफ डार। इस वक्त बडगाम के परिसाबाद में खड़े हैं। यहाँ पर जो है हाल ही में एक ईंट के भट्टे की कंस्ट्रक्शन की गई थी, यहाँ पर चुमनी भी बनाई गई थी और आज जिला इंतजामिया ADC की सदारत में एक टीम यहाँ पर आई और उसने जो है यहाँ पर जो चिमनी बनी थी उसको गिराई। ये देखिए आप पीछे आप देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी लोग भी यहाँ खड़े थे मगर पुलिस की यहाँ पर काफ़ी नफरी लाई गई थी ताकि कोई लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम न हो। हालांकि हम ये भी आपको बताते चले, ये जो चुमनी बनाई गई थी वो यहाँ पर खड़ी की गई थी, जो नया क्रिएशन ईंट के भट्टे की करनी थी, मगर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने आज यहाँ पर आके उस चुमनी को है जो गिरा दिया। आप पीछे भी देख सकते हैं क्रेन्स लगी हुई थी और जिसने इस चुमनी को गिरा दिया। पुलिस की काफ़ी नफरी लाई गई थी ताकि कोई लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। मगर हम आपको ये भी बताते चले कि कुछ यहाँ पर औरतें आई थी जिनने काम रोकना चाहा, मगर जिला इंतजामिया ने एक न सुन के इस चुमनी को जो है यहाँ पर गिरा दिया। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ।
नाज़रीन, कोविड-19 की दूसरी लहर बढ़ी और दूसरी लहर बढ़ने के साथ ही इंतज़ामिया ने फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल। फिर असातिज़ा साहिबान की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए कहा गया था। अब जब दूसरी लहर ज़्यादा बढ़ी तो अब असातिज़ा साहिबान को भी कहा गया कि वो स्कूलों में ना जाए, अब घरों में ही बैठे। और फिर ऑनलाइन क्लासेस की बातें कही जा रही है। अब ऑनलाइन क्लास दिए जाएंगे बच्चों को, क्योंकि अब हर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन भी नहीं है और मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें कर रहे हैं कि उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया स्कूलों को बंद करने का, मगर आगे के लिए क्या इंतजामात होंगे अभी इसके हवाले से कोई बात सामने नहीं आ रही है। हमारे साथी इरफान फाजिल के साथ मुख्तलिफ जो लोगों ने इस हवाले से बात की, पेरेंट्स ने बात की कि उनके बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं। तो क्या कुछ तफसील है इरफान के पास, आप सुनिए इरफान फाजिल की ज़बानी। शुक्रिया रूफ। अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर को लेकर तो कई टाइम से एजुकेशन सेक्टर जो है वो डिफंग हो गया है, क्योंकि हालात जो वादी कश्मीर के बने, पहले एप्लीकेशन आर्टिकल 370, उसके बाद कोरोना वायरस की महामारी, अभी भी ये महामारी जारी है। और इस बीच जबकि फिर से स्कूलों को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो है अब बंद हो गई है और उसके बाद जो इकदाम उठाए गए हैं ख़ास तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन एक मजबूरी है। यानी देखा जाए जिस तरीके से आप प्रैक्टिकली क्लासरूम में पढ़ते हैं, जिस तरीके से आपको समझाया जाता है, बच्चों को आखिरकार समझ आता है कि किस तरीके का आखिरकार जो ग्राउंड वर्क होता है सब्जेक्ट को लेकर, वो ऑनलाइन कितना हो सकता है। और अब जबकि फिर से दोबारा कोरोना वायरस की महामारी है और उस बीच कई सारे ऐसे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी ऑनलाइन सिस्टम जो है पढ़ाने लिखाने का है नहीं, और कई ऐसे सारे बच्चे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो कह सकते हैं कि अभी लगातार जो है ये सिस्टम जो है डिफंगी होता जा रहा है। और अभी जबकि कोरोना केसेस की तादाद फिर से बढ़ रही है और आने वाले टाइम में आप देखिए कि और भी इसमें जो है मैक्सिमम हैमर होगा, तो कह सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो उतनी कारामद साबित नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से अब ये भी खबर आ रही है कि अब जितने भी बाकी असातिज़ा है उन्हें अब ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर ही बच्चों को तालीम देनी होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम जो है मुझे नहीं लगता है कि अच्छा खासा कारामद होगा, क्योंकि पहले तो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, अब इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस वक्त जिस तरीके से सिस्टम में तब्दीली आ रही है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और कर ये कोरोना केसेस की वजह से कह सकते हैं कि कल अगर खुदा ना खास्ता ये अलार्मिंग ज़्यादा जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें एजुकेशन सिस्टम भी हिट हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम जो है पढ़ाई लिखाई का उतना कारामद नहीं है, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है, क्योंकि बच्चा समझेगा क्या और कल लिखेगा क्या। और आखिरकार अगर देखा जाए प्रोफेशनल पढ़ाई को लेकर तो उसमें मुकम्मल तौर पर नुकसान देखने को मिल रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में ज़रा बात करें तामीर व तरक्की के हवाले से, तो बात करें ज़िला बारामूला की। वहाँ का जो मिनी सेक्रेटेरिएट है काफ़ी खस्ता जो है वो बिल्डिंग हो चुकी है। वो वहाँ के मुलाजिम जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि काफ़ी महकमे इस बिल्डिंग में जो काम कर रहे हैं, मगर बिल्डिंग जो है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है। वाशरूम का प्रॉपरली इंतज़ाम बिल्डिंग में नहीं है। रमज़ानुल मुबारक में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिनी सेक्रेटेरिएट की हालत ऐसे हैं कि सबसे पहले जो यहाँ वाशरूम का बात है, आज मौसम चल रहा है, लोग रोज़ा रख के नमाज पढ़ने जाते हैं, मगर यहाँ बात ऐसी है कि यहाँ लोगों के घरों में पहले उनको जाना पड़ता है हाथ धोने के लिए, वुजू करने के लिए, तब जाके नमाज अदा हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं बाथरूमों को ताले चढ़े हुए हैं, बिल्कुल बंद हैं। पहले भी आप आए थे, हमने आपको बताया था। ये हमें तारें देखिए ये लटकी हुई हैं, ये हमें इधर हाल है मिनी सेक्रेटेरिएट का। यहाँ 8 डिस्ट्रिक्ट अफसर और 8 डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहे हैं, मगर यहाँ की खस्ता हालत ऐसी है कि किसी डिपार्टमेंट में भी वाशरूम नहीं है। फीमेल स्टाफ भी यहाँ है और उनको भी लोगों के घरों में ना करके जाना पड़ता है। हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और यहाँ के हालात बहुत खस्ते हैं इस बिल्डिंग की। इससे पहले की बात करें, जिला तरक्याती कमिश्नर के नोट्स में नहीं लाया था सर जी। यहाँ तकरीबन 10 बारी आप भी आ चुके हैं, हमने 2 बारी ला चुके हैं। 2 डीसी साहब यहाँ से चले गए, वो भी आए थे यहाँ, उन्होंने वाशरूम का भी दौरा किया, सब कुछ यहाँ देखा, यहाँ तारों का भी लटकना देखा, मगर किसी ने भी यहाँ किसी ने आज तक कोई पेन नहीं ली। ये PWD ही ये मेंटेन कर रहा है, लेकिन उनका इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं रहा है। वाशरूम्स हैं वो काफ़ी
खस्ता हाल में है, हालात में है, उनको रिनोवेशन की ज़रूरत है ताकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंफर्टेबल रहें विदाउट एनी रिस्क। असल में ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, पुराने अंदाज से बनाई गई थी और इसमें जो वेंटिलेशन का ज़्यादा फोकस नहीं रहा है। वाकई वो सही बात है, इसमें लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है। तो लेकिन यही एक बार और गुजारिश करते हैं अपने जो हमारे डायनेमिक डीसी साहब आए हैं, उनसे यही गुजारिश है कि इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। नाज़रीन, इधर बात करें द्रंग बदरकोट टंगमर्ग इलाके की, वहाँ की सड़कों की खस्ताहाली की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों ने कहा कि इंतज़ामिया ने अगरचे पिछले साल थोड़ा बहुत मैगडम किया था सड़क पे, मगर ज़्यादातर जो पोर्शन है उस पर भी मैगडम करना बाकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। और गुलमर्ग के साथ ये कनेक्टेड इलाका है, टूरिस्ट भी वहाँ से जाता है। तो इंतज़ामिया से उन्होंने गुजारिश की है कि इस रोड को इस साल मैगडमाइज ज़रूर किया जाए। बदरकोट से द्रंग तक रोड आ रहा है, ये कुछ 4 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। तो इसमें आधा किलोमीटर बीच में रह गया जो पेंडिंग है, बाकी तो पूरा रोड मैगडमाइज किया गया है। ये आधा किलोमीटर रह गया और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि जो ये आधा किलोमीटर रह गया है इसमें इसको भी मैगडमाइज जल्द से जल्द किया जाए कि आम लोगों को राहत मिल जाए। और ये ऑलरेडी सियाहती मुकाम है, काफी मशहूर है, गुलमर्ग बी में भी आ रहा है ये। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।